दोस्तों, अगर आप पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझना चाहते हैं तो एक चीज आपको बिल्कुल साफ समझनी होगी। यहाँ चुनाव सिर्फ विकास, भ्रष्टाचार या लोकल मुद्दों पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है मुस्लिम वोट बैंक। और यही सवाल आज सबसे बड़ा बन चुका है कि क्या टीएमसी की सत्ता का आधार यही वोट है। देखिए, डेटा क्या कहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में करीब 27% आबादी मुस्लिम है, यानी हर 4 में से एक मतदाता मुस्लिम है। लेकिन यह आबादी पूरे राज्य में समान रूप से फैली नहीं है, बल्कि कुछ जिलों में यह 60% से भी ज़्यादा है, जैसे मुर्शिदाबाद में 66% तक, जिसका मतलब है कि लगभग 100 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर यह वोट सीधे चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में मुस्लिम वोट लगभग पूरी तरह टीएमसी के पक्ष में कंसोलिडेट हो चुका है, क्योंकि बीजेपी के लिए इस समुदाय का समर्थन बहुत सीमित माना जाता है। और यही वजह है कि बंगाल की राजनीति अब बाइपोलर हो चुकी है, एक तरफ टीएमसी और दूसरी तरफ बीजेपी, और मुस्लिम वोट इस समीकरण में निर्णायक बन गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली गेम यहाँ से शुरू होता है। हाल ही में जो SIR यानी वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ, उसमें लाखों नाम हटाए गए और रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम बहुल इलाकों में सबसे ज़्यादा नाम डिलीट हुए, जिससे यह मुद्दा और ज़्यादा संवेदनशील हो गया है, क्योंकि टीएमसी का आरोप है कि इससे उनके कोर वोट बैंक को नुकसान पहुंच सकता है, जबकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इससे उल्टा मुस्लिम वोट और ज़्यादा एकजुट हो सकता है और टीएमसी को फ़ायदा मिल सकता है। अब अगर हम इतिहास की बात करें तो पहले बंगाल में मुस्लिम वोट कांग्रेस और लेफ्ट के बीच बंटा हुआ रहता था, लेकिन बीजेपी के उभार के बाद यह पूरी तरह टीएमसी के साथ चला गया है। और यही वजह है कि 2021 के चुनाव में लगभग सभी मुस्लिम विधायक टीएमसी से आए, जो इस बात का साफ संकेत है कि यह समुदाय अब एक सिंगल पोल वोट बैंक बन चुका है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प विरोधाभास है। जहाँ एक तरफ मुस्लिम आबादी 27% है, वहीं विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ करीब 15 है, यानी राजनीतिक ताकत होने के बावजूद प्रतिनिधित्व कम है। और यही कारण है कि पहचान की राजनीति और भी मजबूत होती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या टीएमसी सिर्फ मुस्लिम वोट पर निर्भर है। इसका जवाब थोड़ा जटिल है। टीएमसी की जीत का आधार सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं है, लेकिन बिना मुस्लिम वोट के टीएमसी का सत्ता में बने रहना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह उसका सबसे सॉलिड और भरोसेमंद वोट बैंक है, खासकर तब जब विपक्ष बिखरा हुआ हो। दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे नैरेटिव को पोलराइजेशन में बदलने की कोशिश करती है। वह आरोप लगाती है कि टीएमसी मुस्लिम तुष्टीकरण करती है और इसी के जरिए हिंदू वोट को एकजुट करने की रणनीति अपनाती है, जिससे चुनाव और ज़्यादा ध्रुवीकृत हो जाता है। और यही वजह है कि बंगाल का चुनाव अब सिर्फ विकास बनाम भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि आइडेंटिटी बनाम आइडेंटिटी बन चुका है। अब अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी का प्रदर्शन लगातार मजबूत रहा है और कई रिपोर्ट्स के अनुसार उसने मुस्लिम बहुल सीटों में भारी जीत हासिल की है, जिससे यह साफ होता है कि यह वोट बैंक सिर्फ संख्या में बड़ा नहीं, बल्कि चुनावी तौर पर बेहद प्रभावी भी है। लेकिन इसके साथ एक जोखिम भी जुड़ा है। अगर किसी कारण से यह वोट बैंक टूटता है या उसमें विभाजन होता है तो टीएमसी की पूरी चुनावी गणित गड़बड़ा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर यह वोट और ज़्यादा कंसोलिडेट होता है तो टीएमसी के लिए सत्ता में वापसी आसान हो सकती है, खासकर उन सीटों पर जहां मुकाबला करीबी है। अंत में अगर आपको एक लाइन में समझना हो तो बंगाल की राजनीति का फॉर्मूला कुछ ऐसा है: मुस्लिम वोट इक्वल टू टीएमसी की रीढ़ और पोलराइजेशन इक्वल टू बीजेपी की रणनीति, और इन दोनों के बीच ही पूरा चुनाव घूमता है। इसलिए आने वाले चुनाव में असली सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि यह है कि मुस्लिम वोट कितना एकजुट रहता है और क्या यह चुनावी गणित को फिर से टीएमसी के पक्ष में झुका पाएगा या नहीं। और यही तय करेगा बंगाल की अगली सरकार